Hello and welcome to Doctor Speak. In the next 1 hour, you can ask any questions related to COVID-19. As we are joined by experts in the field who will be answering them, our numbers will be displayed on your screens in a short while from now. As news comes in of the start of clinical trials in the country, rising case numbers show that it is more than important now to continue taking utmost precautions. Hello and welcome to Doctor Speak. I'm Rukma. थैंक यू रुकमा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका और स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर स्पीक में हम कोशिश करते हैं कि आपकी कोविड-19 संक्रमण से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं, जितने भी मन में सवाल हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स का एक पैनल हमेशा यहाँ हर रोज़ आपके लिए मौजूद रहता है और आप हमारी फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुल चुकी हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। 011-233-87031 और 230-97655। तो इन नंबर्स पर आप फ़ोन कीजिए और अपने सवाल कोविड-19 से जुड़े हुए हमें ज़रूर पूछिए। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आज के जो डॉक्टर्स हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं एम्स जोधपुर से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल कंट्रोलर एंड कोविड-19 नोडल ऑफिसर है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। ये कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और डॉक्टर राजन नंदा, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स आपका दोनों का हमारे इस शो में। Right, and first of all, coming to you, Dr. Mishra, even as there's a ray of hope, news coming in of clinical trials starting, what would you say? The case numbers are continuing to rise. What would be your advice to the public now? Good afternoon. The advice to the public was, as the case numbers are rising, it's not to let the guard down, to continue with all the precautions which the government has been saying time and again, maintaining social distancing, wearing masks, hand hygiene, having the social etiquettes as far as cough and other things goes. If you have a problem, reporting the problem, getting yourself tested. I think those precautions and those measures that the public has to take, because the success lies in the fact to as much as effort that we as individuals in the society take. Because if we are not going to follow the norms which have been laid down or the systems which is described, then definitely we are going to have problems. But the most important is that the society and the people have to behave in a very responsible manner. राइट, डॉक्टर राजन नंदा आपके पास आएंगे। जिस तरह से रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, साफ तौर पर ये काबिल तारीफ है। उन सभी कोरोना जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो लड़ रहे हैं और सेवा में जुटे हुए हैं, साथ ही एक श्रेय जाता है आम जनता को भी, जो कि सभी गाइडलाइंस को मान रही है और जिस तरह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाकर इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का साथ दे रही हैं। Right, Dr. Bhandari, if you can hear us. हेलो डॉक्टर नंदा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है मैडम जी। मैं जानना चाहूंगी, अगर आप, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि जिस तरह से रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है, उसका श्रेय न केवल फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तो जाता ही है, बल्कि जाता है आम जनता को भी, जिन्होंने सभी गाइडलाइंस को मानकर उनका साथ दिया है। जी। जी डॉक्टर नंदा, यू कैन। मुझे लगता है डॉक्टर नंदा के ऑडियो में रुकमा कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर संजीव मिश्रा, अगर आपके पास आऊं, आप मेरे सवाल से कितना मतलब ठीक मानते हैं, इससे कितना तारुफ रखते हैं? हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स हों, हाउसकीपिंग हों, उनका रोल इसमें बहुत ही सराहनीय है और सबका काम बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसको कह सकते हैं। और इनके एफर्ट्स से जो पेशेंट्स के केयर में इन्वॉल्व हैं ये लोग, एंड
उसको बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी इसकी कंट्रोल करने में और इसके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में और जो बीमार होता है उस व्यक्ति का मनोबल बनाए रखने में उनका बहुत ही सराहनीय है। Right, Dr. Sanjeev Mishra, what kind of a timeline would we be looking at now that, today marks the day that the trials are beginning in India? Also, trials, we had heard that the UK would be coming in with a vaccine. The date that they had given was September. How does it all add up? When can the public start getting reassured? I think as the time has elapsed and we are understanding about the disease more, and the trials for the vaccines are underway, and the government of India and the ICMR is saying that the vaccine in India they're looking at in August, and the vaccine from UK coming from Oxford somewhere in September. So definitely it's a very good news and heartening news, at least for the disease where we are talking of that we don't have any defined, definitive, proven treatment. Yes. So if you get a vaccine where you take a shot and it may prevent you getting the disease is really heartening. And if you look at when the disease started somewhere in India on January, end of January to now, so you feel that the worst may be behind with the vaccine coming, and I think as time elapses, we'll know more about it. But yes, the vaccine is there, and everybody's to get these things done on a fast track. Yes. Right. डॉक्टर राजन नंदा के पास वापस चलते हैं। डॉक्टर राजन नंदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम जी, डॉक्टर राजन नंदा आपके पास आएंगे। हम वैक्सीन की बात यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरह से अब ट्रायल्स चल रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन उन तक पहुँच जाएगी। क्या कहना है आपका, जिस तरह से जो मेहनत हो रही है, जिस तरह से जो पूरी शिद्दत के साथ सब फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें लगे हुए हैं, कामयाबी दूर नहीं है? मैडम वैक्सीन आ जाएगी, जल्दी आने की है, सितंबर अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है वैक्सीन आ जाएगी। पर वैक्सीन के आने के बाद में जो कोरोना वायरस है वो स्ट्रेन चेंज कर रहा है, क्या ये वैक्सीन हमेशा इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, या क्योंकि कोरोना वायरस अपनी स्ट्रेन चल रहा है। इस समय करीब 10 के आसपास स्ट्रेन डिटेक्टेड है, तो वैक्सीन का क्या फ्यूचर होगा ये कहना मुश्किल होगा जब तक कि उसके रिजल्ट्स चेंजिंग स्ट्रेन्स पे आ रहे हैं। Right. Dr. Mishra, coming to you once again, what is the biggest problem, what is the biggest oversight that you have had to deal with when it comes to the general public, when dealing with these very, very tough times, when there was the lockdown and hospitals were so, overcrowded, and there was a scarcity of hospital staff, and the patients were increasing in huge numbers? Dr. Mishra, right, we'd like you to tell us about your experience of fighting coronavirus in Jodhpur, for example. What were the biggest issues that you faced? What was the biggest overlook or insight that the people were responsible for? I think Jodhpur has had a fair number of cases as far as COVID-19 goes, but Jodhpur has also been testing in a large numbers also, so that's also responsible. And Jodhpur, usually the people have been acting responsibly in the city, but definitely yes, there are areas in the city where there will be crowding, that people are staying, areas where people are staying, that large number of members of a family in a place are saying. So that does become a challenge. So the district administration did work on that, and they did create areas for their quarantine if a family member was positive, and isolation facility was created in the district where patients who were asymptomatic or very mildly symptomatic could go with was the COVID care centers. And the All India Institute of Medical Sciences, the medical college here, working with the administration. For the institute, we had to transform ourselves from providing teaching, research and patient care, changing gears and getting into managing COVID. They're reorganizing our services, the facilities, creating wards where they're creating more ICU beds for them.
So all those things did take time, but yes, we were able to do that. And as far as the people go, yes, we did get patients, we were still getting patients, but people did and have been cooperating. And I think when the lockdowns have opened and the life is trying to get to normal, they must continue to exercise the preventive measures. That is extremely important. Right. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 65 ईयर्स है। 6 साल पहले मेरा लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था और मैं उसके लिए इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ लेता हूँ और मेरे डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है। लेकिन मेरी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में है, मैं सब रूटीन का काम कर पा रहा हूँ। तो मेरे को दूसरे लोगों से कितनी ज्यादा रिस्क है? ओके, ठीक है डॉक्टर, रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल डॉक्टर से पूछती हूँ। डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल कंट्रोलर और कोविड-19 नोडल ऑफिसर हैं सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर सुधीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ। राजकुमार जी राजस्थान से ही पूछना चाह रहे हैं कि वो 65 ईयर्स ओल्ड है और 5 साल पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। किस तरह से उनको एहतियात बरतना चाहिए? वो डायबिटिक भी हैं और ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, लेकिन वो कंट्रोल में है। मैम, सबसे पहले तो इट इज ए वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि जनरल पॉपुलेशन को भी पता होना चाहिए। कोविड इन्फेक्शन जो है वो 80% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक और नॉन प्रॉब्लमेटिक होता है, बट जो बचे हुए 15 to 20% लोग होते हैं वो नॉर्मली 60 प्लस के लोग होते हैं, और जो थोड़े से जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, जिसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज बोलते हैं, वो लोग होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो डेफिनेटली आप कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट की दवाइयां ले रहे होंगे। आप डायबिटिक भी हैं, बट गुड पार्ट इज दैट यू आर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप दोनों सिचुएशंस को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। बट आपको मैं साथ के साथ एक थोड़ा सा पीस ऑफ एडवाइस भी देना चाहूंगा कि आपकी एज 60 प्लस है, तो आप थोड़े से वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं। आपकी जो हिस्ट्री ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट है, डेफिनेटली जब लीवर ट्रांसप्लांट को सस्टेन करने के लिए जो दवाइयां ली जाती है वो बॉडी में कुछ इम्यूनिटी कम करती है। डायबिटिक्स डेफिनेटली पोजेज ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आपको जो 3 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन बताए गए हैं, मास्किंग, आपको तो स्ट्रिक्टली मास्क रखना है। इवन घर में भी आपको मास्क रखना है, जो कि जैसे आपसे बाहर से कोई भी मिलने वाला है तो आपको घर में भी मास्क रखना है, उसको भी मास्क के बिना आपको नहीं मिलना है। दूसरा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी से भी मिले, आप करीब कम से कम 4 से 5 फीट मिनिमम डिस्टेंस रखें, ताकि देयर इज नो एक्सपोजर टू द ड्रॉपलेट्स। एंड लास्टली, एक्सीडेंटली भी अगर कोई घर में आया है, आप किसी से मिले हैं और आपने हाथ को कंटेमिनेट कर लिया, तो कीप वॉशिंग योर हैंड्स। तो ट्रूली स्पीकिंग जो तीनों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं आपको बहुत अधिकली स्ट्रांगली फॉलो करना है, बिकॉज आपका जो रिस्क एक्सपोजर है वो थोड़ा कॉमन मैन से ज्यादा है, और स्पेशली लीवर ट्रांसप्लांट के बाद you need to be very careful. In fact, जब तक कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, जब तक आपको भले कुछ महीने लग जाए या कुछ 1 साल लग जाए, you have to protect yourself very intensely. Right. Coming to you, Dr. Nanda, when we're talking about cases like this where there is comorbidity, how important would you say and how significant is it for a patient who has perhaps diabetes or any other serious illness when it comes to COVID-19? How significant is the fact that that person has the other diseases in control? How important is it? This is very important that the patient should be under good control of diabetes. If he is taking, if he is a non-diabetic patient, he should be under good control of diabetes. And if he is a heart patient, then he should take the medicines for the heart accordingly, because even if the patient is having only blood pressure, but there is a load on the heart of the patient, there is a resistance in the
vessels of the blood vessels. So patient is definitely at the risk. As the previous patient was saying that he is having a liver transplantation also. So this type of patient or the other patient who is on a kidney transplantation or some other immunosuppressant drugs, they should take a special precaution for in the coronavirus area, this infestation area. जी शुक्रिया। डॉक्टर संजीव मिश्रा अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके संजीव मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक ऑनलाइन सवाल हमारे पास आया है कि मेरी उम्र 45 साल की है और मैं एक एस्थमा पेशेंट हूँ। मैं मास्क कितनी देर तक ना इस्तेमाल कर सकता हूँ? मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि कितनी देर वो अपने मास्क को नहा इस्तेमाल करें या उससे कितनी देर नीचे कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। होपफुली आपका सिस्टम अनम्यूट है। हेलो जी, अब मेरे ख्याल से दोबारा से मैं आपसे वो सवाल दोहराती हूँ। 45 साल की उम्र है और वो एस्थमा पेशेंट है, कितनी देर तक वो अपना मास्क अपने फेस से हटा सकते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी, तो क्योंकि अगर ये कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो डेफिनेटली मास्क लगाना आवश्यक है। अगर ये अपने घर में है, किसी और से मुलाकात नहीं हो रही है, अकेले उसमें हैं, कोई बाहर वाले से नहीं मिल रहे हैं, वही फिक्स लोग जो घर में रहते हैं, जो बाहर अगर नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस समय ये बिना मास्क के रह सकते हैं। बट कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मास्क लगाना आवश्यक है। एजमेटिक हो या एजमेटिक नहीं हो, दोनों ही स्थिति में मास्क लगाना आवश्यक है। पर अगर जब अकेले हो तो बिना मास्क के ये रह सकते हैं। जी जी। And another caller joining us now, Mohit from Lucknow. Mohit, you can आपका question पूछिए। यस मैम, यस मैम जी। मैं क्वेश्चन पूछूं? जी प्लीज गो अहेड। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ और मेरे ऑफिस के दो स्टाफ हैं जो कि कल पॉजिटिव आए हैं। तो मुझे पूछना था कि मुझे पर्सनली कोई सिम्टम्स तो नहीं है, तो क्या मुझे अभी सिर्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए या फिर मतलब टेस्ट करा लेना चाहिए? क्या मतलब एक एंटीबॉडी टेस्ट है वो भी मैं सुन रहा हूँ करा लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Right. Well, Dr. Bhandari, if you're with us, we have Mohit from Lucknow. Two of his colleagues have tested positive yesterday, and his question is whether he should quarantine himself. What is the next step that he should take? Should he quarantine himself? Should he go for an antibody test? What should he do? First of all, it is a very relevant fear that you two of your colleagues came out to be positive. Now the issue is that you don't know how close you were to there, and did you use mask, and did they use mask at that time or not? So this is very important. How intense was your exposure? But you're concerned, what should you do? The suggestion to you will be, please continue using mask. Observe yourself for next 5 days, because there is a possibility that you might not have any symptom. So suggestion to you will be that keep observing yourself and wait for next 4 to 5 days, because the positivity is much higher after at least 5 days. And if there are no symptoms, probably you could just continue all the precautions, all the protocols, and maintain the social distancing, and may not get the test done at all. But sometimes there's a lot of fear, lot of stress. So if at all you plan to de-stress yourself, you can get the test after 5 days. So make sure that you are negative. In case suppose you are asymptomatic and you turn out to be positive, as you are following all the precautions of masking and social distancing, because what happens, even 2 to 3 days before patient coming positive, someone is infectious. So it is a moral responsibility for all of us that I may be positive, I may be negative, I need to protect others also.
So in case if you come out to be positive, in case, then also there is a facility for home quarantine with a standard protocol that you should have a separate room, separate method of toilet, separate toilet, and keeping separate food, just giving you in the room, etc. But in case if you come out to be negative, fine, you can continue a normal lifestyle. So it is very important that you use all the protective equipment. In case if you have symptoms, then much before 5 days, suppose you have sore throat, you have feverish sensation, you have got mild cough, you are not little feeling well, then it will be wise for you to get the RT-PCR test done. Now you were confused about antibody and the RT-PCR test done. The gold standard for confirmation of the COVID-19 is RT-PCR test. This is done by taking a sample either from the nose or the throat. But I must explain to you that sensitivity of this test is, if you take from throat, it is correct 50 to 60%. If you take from nose, this is correct 60 to 70%. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन भी है तो भी उसका फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकता है। अगर नाक से लिया है तो 30% लोगों में और गले से लिया है तो 30 से 40% लोगों के अंदर। So you need, if you are symptomatic, then definitely you need to get your test done. और अगर आप सिम्टोमेटिक है और एक बार एक्सीडेंटली टेस्ट नेगेटिव आया है, आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो यू मे थिंक ऑफ गेटिंग इट डन आफ्टर 3 or 4 days। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड्डी देवी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मैम ये कह रही हूँ कि जैसे कि सब्जी वाले आते हैं तो मैं हैंड टू हैंड जैसे ले लेती हूँ, तो उसको जैसे बच्चे भी छू लेते हैं, उससे भी खतरा है कोविड-19 के बारे में। जी, डॉक्टर राजनंदा आपके पास आएंगे। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर रोज तकरीबन हमारे पास आता है। सब्जी जब हम खरीदते हैं तो हैंड टू हैंड सब्जी लेते हैं, तो किस तरह से प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं और कितना खतरा या फिर कितने एहतियात बरते जाएं? सब्जी वाला हो या और कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, दूध वाला हो, किराने वाला हो, ऐसे कोई भी पब्लिक जो है उसके पास में रोज के 150, 200, 500 आदमी उसके कस्टमर्स होते हैं। तो उनमें से कौन सा कस्टमर उसके पास पॉजिटिव होके उससे से गुजर गया है, और वो जो सब्जी बेचने वाला है या दूध बेचने वाला है वो आगे इसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऐसे में बेस्ट है कि सब आप उससे अगर सर्विस जो सब्जी लेते हैं तो या तो आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन के उसको लें, सब्जी को लें, और अगर जैसे सब्जी अपन खरीदने जाते हैं तो लोग बाग उसको सब्जी को उलट पुलट करके और उसको अच्छी बुरी देखने के बाद में कोई ऐसा भी बंदा उससे निकल के जा सकता है जो पॉजिटिव हो, उसके अंदर उस सब्जी के अंदर उसके वायरस का रह सकते हैं। तो घर पे अगर आप सब्जी लाते हो तो उसको थोड़ा सा वॉश कर लें। आज की तारीख में अगर बेस्ट तरीका है, अगर आप तरह से जैसे कुकर के ऊपर आप ढक्कन लगा के कोई नली लगा के थोड़ी देर स्टीम से उसको क्लीन करें तो काफी हद तक वो वायरस उसका किल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर नहीं है प्रोविजन इस तरह का तो थोड़ी देर उसको पानी से वॉश करके घंटे 2 घंटे बाद में उसको काम मिल जाएगा। जी, डॉक्टर संजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संजीव, आपके पास आना चाहूंगी एक सवाल के साथ कि ये मौसम है फ्लू का, सर्दी जुकाम खांसी, ये नॉर्मल भी ये सीज़न है जो माना जाता है, बरसाती जो ये प्रॉब्लम्स है साथ में आती हैं, और ऐसे में जब कोविड-19 की मार साथ में है तो जाहिर है कि लोग थोड़ा सा ज़्यादा घबराते हैं और एहतियात भी बरतते हैं। तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है और किस तरह से हम ये फ़र्क भी देख सकते हैं कि ये एक आम सर्दी ज़ुकाम है या फिर ये कोविड-19 के लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि लक्षणों में ज़्यादा अंतर है नहीं। आपने जो ऐसे कहा कि दोनों के लक्षणों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक होता है, जिसको सर्दी बुखार खांसी हो रही हो, तो डेफिनेटली ये आपका नॉर्मल फ्लू है या कोविड है या इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है। बट अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप नंबर 1 अपने को, आप अगर सिम्टोमेटिक हैं जाके अपना आप टेस्ट कराइए, अपने को आप आइसोलेशन में रखिए, और जो और प्रिकॉशंस हैं जिससे कि आप किसी और को ना ट्रांसमिट करें, मास्क पहने, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप
ये वेट करते रहे कि नॉर्मल फ्लू है और इसमें कोविड नहीं है, बट देन आगे हो सकता है आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो आप और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मेन है, अगर आपको सिम्टम है आप अपना टेस्ट जरूर कराएं उसका, जिससे कि आपको पता चले कि क्या है। Right, and Dr. Mishra, is there any treatment? Suppose a person is asymptomatic. Is there any treatment for asymptomatic patients? For asymptomatic patients, there is no such treatment. As such, they should continue to eat well, keep themselves hydrated, take precautions, and that is all. Because for asymptomatic, there is no defined medication that they have to take, or they have to do anything extra in terms of saying that they will take X, Y, Z drug and that it will take care of that. For asymptomatic, absolutely no treatment. If you are mildly symptomatic and if you have got fever, you take drugs to get your fever down, like paracetamol. If you are mildly symptomatic, you have a cough, you take a cough suppressant. बट एसिम्प्टोमेटिक कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसमें आपको लेनी चाहिए उसके लिए। डॉक्टर राजन नंदा, आपके पास आना चाहेंगे एक सवाल के साथ। भीलवाड़ा मॉडल खबरों में काफ़ी चर्चित भी हुआ, अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ये जो रूथलेस कंटेनमेंट इस मॉडल को अपनाया गया था कोरोना की मार को रोकने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से सफलता प्राप्त हुई और क्या कुछ रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आया? मैडम, कोरोना वायरस जब भीलवाड़ा के अंदर आया था, दैट वाज 19th of March में फर्स्ट केस हमारे पास आया था। उसके बाद में 21st से हम भीलवाड़ा के अंदर कर्फ्यू लगा इसके अंदर भीलवाड़ा, और प्रोबेबली इंडिया का फर्स्ट प्लेस था जहां पर कर्फ्यू इम्पोज किया गया कोरोना वायरस के अंदर में। पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने जो कंटेनमेंट एरियाज या जो कर्फ्यू के ड्यूरेशन के अंदर सबको डोर टू डोर फूड सप्लाईज और ये जो थी, उसके बाद में उन्होंने स्ट्रिक्टली डोर टू डोर फूड की, दूध की, सबकी सप्लाईज दी गई, एसेंशियल आइटम सारे दिए गए। उसके साथ साथ ही पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने घरों पे से निकलने के ऊपर स्ट्रिक्टली किया कंट्रोल की, घरों से नहीं निकले। और जो मेडिकल की टीम थी, उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे किया, रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया का, सब जगह का सर्वे किया, और जो भी पॉसिबल केसेस उसमें ILI सिम्टम्स में या किसी के उसमें आए तो उनको सैंपलिंग टेस्ट फेज के अंदर हम इसको फुली कंट्रोल में ला सके। Right now we have a caller, Jyotika, Sunita, who joins us. Sunita, आपका क्वेश्चन पूछिए। मैं पटना से बोल रही हूँ, सुनीता जी। अभी कोविड-19 में जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो वॉशरूम कैसे यूज करना चाहिए, इसमें कोई खतरा है या नहीं, वो मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर भंडारी। यस मैम, आई थिंक ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अभी तक सुना होगा, बिफोर आई आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं एक चीज बता दूं, अभी तक कोविड-19 को हम लोग लंग इन्फेक्शन, निमोनिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोरिलेट कर रहे थे, पर लेटली ऐसा पाया गया है कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, जिन रिसेप्टर्स पे ये अटैक करता है, जिसको कि एस रिसेप्टर्स बोलते हैं, मुख्यतः वो ब्रीदिंग पाइप और लंग्स में पाए जाते हैं। लेटली ये रिसेप्टर्स जिस पे कोरोना वायरस अटैक करते हैं, वो इंटेस्टाइन्स और स्टोमक में भी पाए जाते हैं। अतः कई कोविड पेशेंट, हमारे यहाँ पे भी काफी कोविड पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डायरिया करके आते हैं। तो डायरिया भी एक तरह का लक्षण हो सकता है कोविड पॉजिटिव का, और कभी कभी स्टूल भी इन्फेक्टिव स्टूल हो सकता है, विच इज येट टू बी डॉक्यूमेंटेड। नाउ स्पेसिफिकली योर क्वेश्चन में ट्रेन में टॉयलेट कैसे यूज किया जाए, अगर हमें पता नहीं कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट वहां ट्रेवल कर रहा हो, हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि हर व्यक्ति मास्किंग और हैंड सैनिटाइजिंग की प्रॉपर उस प्रक्रिया को फॉलो करे। बट ये सोचते हुए कि शायद कुछ लोगों ने एक्सीडेंटली इसको फ्लाउट किया हो और कोई एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट ट्रेवल कर रहा हो,
तो रिस्क ये रहती है कि ये जो हाथ में वायरसेस टच कर जाता है या कॉफ या स्नीजिंग से वायरसेस टच कर जाता है, और ये वायरस हार्ड सरफेस पे अगर टॉयलेट सीट पे लग गया है, बेसिन के हैंडल पे लग गया है, दरवाजे के हैंडल पे लग गया है, अगर फ्लश के उस पे लग गया है, तो ये वायरस 2 से 5 दिन तक अलाइव रह सकता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि once you use the toilet in a public place, you wash your hands thoroughly. Make sure that you are not accidentally touched anywhere. Number one. Number two, it will be prudent and wise to clean the toilet seats also, because we don't know that any accidentally COVID positive patient has soiled the seat and the stool may contain some COVID patient, which is a rare and remote possibility. तो अगेन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप जीवन के किसी भी पहलू में जाएं, चाहे आप टॉयलेट में जाएं या ट्रेन में सफर करें, अगर इन 3 प्रोटेक्शंस को आप अपने जीवन में उतार लेंगे, आप मास्क पहनेंगे, आप हैंड वॉशिंग करेंगे। अब ये अलग बात है कि ऐसी टॉयलेट जैसी सिचुएशन में हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग की महत्ता बढ़ गई है। अगर आप क्राउडेड कैबिन में बैठे हैं तो मास्क की महत्ता बढ़ जाएगी। अगर आप किसी से इंटरेक्ट करें तो डिस्टेंसिंग रखें। But yes, after using toilet, you have to hand wash your hands thoroughly, as well as pre-using and post-using. We should clean the toilet seat, which is very important. राइट डॉक्टर संजीव मिश्रा, आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ। ऑनलाइन एक सवाल आया है कि मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र 38 साल है और मेरा एक 8 साल का बच्चा है। उसका पिछले 2 दिन से गला खराब है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसको टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? अगर कहीं बाहर गया नहीं है बच्चा, घर में है, किसी और से कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ गला खराब है, कोई फीवर नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर फीवर आता है और घर में आपके कहीं बाहर से कोई आता है या जाता है, कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री रही है और पब्लिक मूवमेंट रहा है, डेफिनेटली फिर टेस्ट करा लेना चाहिए। जी डॉक्टर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। ये सवाल नहीं कहा जा सकता डॉक्टर मिश्रा, बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की कम सुनते हैं और डॉक्टर्स की ज़्यादा सुन लेते हैं। जब डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो उन पर ज़्यादा असर होता है। आप बच्चों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि एक लंबा हमने लॉकडाउन का पीरियड बिताया है, स्कूल्स बच्चे जा नहीं रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, घर पे ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को घर पे रहना, उनकी मानसिक स्थिति स्टेबल रहे, रेस्टलेस ना हो, चिड़चिड़े ना हो, क्या आप सलाह देते हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों को? सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जहाँ तक पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, बच्चों से यही कहेंगे कि भाई पेरेंट्स की बात सुनो। आप दूरदर्शन पे ये तो नहीं कह सकते कि बच्चों से कि पेरेंट्स की बात ना सुनो, तो पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। और पेरेंट्स को ये है कि उसमें रहते हुए थोड़ा स्पेस, फ्रीडम अपना कुछ करने के लिए बच्चों के लिए हो। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि पढ़ाई लगातार नहीं हो सकती है, बाहर खेलने जाने में बच्चों को रिस्ट्रिक्शन है, तो कुछ हॉबी जो इतनी इंटरेस्ट की चीज है वो उसमें डेवलप करें। कुछ एक्टिविटीज हैं बिसाइड्स स्टडीज, जो कि जॉइंट एक्टिविटीज फैमिली कर सकती है, उसको करें। और कंटिन्यूसली हर चीज में नसीहत ना दें। एंड उनको भी, जो घर पे रह रहे हैं बच्चे, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फील होना ये जरूरी है कि घर पे रहते हुए भी अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो जो चीज मिस कर रहे हैं उसके बावजूद दोस्तों से आप फोन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट फॉर ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड टॉलरेंट बहुत जरूरी है फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन। Right. And joining us now is another caller, Raj Grover from Himachal Pradesh. Raj जी, आपका प्रश्न पूछिए। ऐसा ना जी, हमारे यहाँ पे ना क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जी। तो जैसे वो कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो वो रूम खाली करके चले जाते हैं, तो कितने समय तक उसमें
जो कीटाणु है वो रह सकते हैं और उसके बाद हम उसमें रूम में जा सकते हैं। Right. Dr. Nanda, if you would like to answer, he says that there's a quarantine center. How much time before one patient leaves and another patient is entered into a particular room? Ma'am, ideally, if the patient is not in quarantine, is suspect positive, or either the patient is a positive one, it is advisable the room should be properly sanitized with 1% hypochlorite solution, and after 24 hours, this should be given to the another patient. Ji, so 24 hours, within 24 hours, a new patient can occupy a room. बिल्कुल जी, 24 घंटे का वक्त है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद जो दूसरा पेशेंट है उस रूम को इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, Yes, ma'am. आपके पास भी आना चाहेंगे, आप कोविड-19 के नोडल ऑफिसर भी है, क्या क्या अब चैलेंजेस आप देख रहे हैं अपने सामने जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? वैक्सीन बिल्कुल ऑलमोस्ट आने को तैयार है, ट्रायल्स जारी हैं, लोगों में किस तरह की रिएक्शंस अब निकल कर सामने आ रहे हैं इसको लेकर भी, और किस तरह से क्या लोगों में जो एहतियात बरतने की समझ है उसमें क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं वक्त के साथ? मैम, यू आर वेरी करेक्ट। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अब क्या हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और किस जर्नी से हम निकले। जब फर्स्ट टाइम कोविड पेशेंट्स आए थे तो हमारा फियर साइकोसिस बहुत अधिक था। वी ऑल्सो डिडंट नो हाउ टू हैंडल द कोविड पेशेंट्स, बट जैसे जैसे हमारा हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हुआ तो हर डिफिकल्ट सिचुएशन की एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग। आई वुड लाइक टू शेयर विद माय व्यूअर्स दैट वी हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट टू इंटरप्रेट that around 78 to 80% patients are asymptomatic and there is no risk to life. So first of all, they should be very confident that almost 80% patients are absolutely going to be all right with practically no issue. The challenge stays with only 15 to 18% patients who might develop some complications and some issues. But सबसे बड़ा over the journey फायदा ये हुआ है मैम, जब हुआइन में हमने कोविड सुना था और जब मार्च में आया था तो COVID was synonym with the pneumonia, COVID was synonym with the ventilator beds. But आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ पे like SMS is one of the most pioneer institute of the country, हमने 300 ventilator bed and 1000 IPD तैयार रखा था. At no stage we use more than 15 ventilators. It means over the period of time we learned कि COVID के issues क्या-क्या हैं, and we became very tuned, we became very used to handling the COVID complications in 15 to 18% patients. हम लोगों ने किया, हम लोगों ने CT angio किया, हमने cytokine storm को वर्कअप किया, and we started managing other complications like clot in the lung, the ultrasound of lung किया, the cytokine storm किया. So दूसरा silver lining of the cloud is that मैं viewers से share करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 महीनों में हमने भी बहुत सीखा है how to handle the COVID-19 complications, so our recovery rate is very nice. Now, challenge is only in those 2 to 3% patients, those who have comorbid conditions like blood pressure, diabetes, heart problem, organ transplant, chemotherapy they are on, or COPD. In patients maybe because of our proactive approach of intensive investigations and newer modalities of treatment जो हम लोग use कर रहे हैं, उसके कारण recovery बहुत अच्छी। तो नाउ एक जो चेंज ये हुआ है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत बढ़ रही है, मॉर्टेलिटी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो गया। बट जो बाकी चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो क्या हो रहा है मैम कि बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्टली अब थोड़ा इंटरपर्सनल स्प्रेड बढ़ने लगा। नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत ज्यादा रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में प्रतिदिन हम लोग 5000 टेस्ट करते हैं और अगले 15 दिन में हम लोग 8 से 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने लग जाएंगे। तो इतना टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिव केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव आते हैं, हर सिचुएशन के एक बहुत एस्पेक्ट ऑफ द कॉइन होता है, जब पॉजिटिव आते हैं तो नेचुरली वो अपने को क्वारंटाइन करते हैं, होम क्वारंटाइन करते हैं, अपने आप को केयरफुल रखते हैं और वो इतने प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट देयर फैमिली एंड द सोसाइटी आल्सो। तो पॉजिटिव आने का ये भी फायदा है कि वो केयरफुल हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस बढ़ रहा है, थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल्स में लैक्सिसिटी हो रही है, तो जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली
दोज पेशेंट 2 to 3% जिनमें कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बढ़ जाती है वो भी बढ़ेंगे। तो बॉटम लाइन इज दैट कि हम लोगों का फियर साइकोसिस कम हुआ है, हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंट टू हैंडल कोविड हो गए हैं, हम लोग काफी बेटर इसको हैंडल कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट रिकवर कर पा रहे हैं, हम लेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं जिसके कारण पेशेंट ठीक हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू टेल पीपल कि अभी you have to live with COVID till the immunity develops. Third is immunity is also a distant goal. And regarding vaccine, ma'am, I think let us not talk too much about vaccine because it will take few months, by year end or something it comes. But then the moment vaccine comes, you need not to feel protected. True. Once it is given, like have you heard about H1N1 or swine flu vaccine? उसमें भी एंटीबॉडी बनने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं. So once the vaccine comes, you will be vaccinating people. You don't know the immune response in age groups, children, adults, senior citizens, and then you don't know how long the antibodies are going to be built up, what is going to be antibody levels, what is going to be extent of protection. So we have to be hopeful about vaccine, but even if vaccine comes, our 3 protocols of social distancing, the masking, एक मैं out of the context में यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मास्क को क्यों पहनना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव है, इवन इफ ही इज सिम्प्टोमेटिक, मैं जब जैसे आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बात करने में भी आई एम थ्रोइंग 40 to 200 वायरसेस पर मिनट इन एटमॉस्फेयर। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो कॉफ करता है और स्नीज करता है विदाउट मास्क, ही थ्रोज 20 million, that is 2 crore droplets in the air. To have the COVID infection और COVID infection को कांटेक्ट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति 1000+ वायरस पार्टिकल्स इनहेल कर लेता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ कोविड एक्सपोजर एंड कोविड पॉजिटिव. So masking is so important and so is the distancing. So that's, even if the vaccine comes, probably till the full-fledged the immunity build up by extensive vaccination नहीं हो जाता, मुझे लगता है हम we'll have to live with masking and social distancing. Right. Dr. Nanda, what would you like to add to that, the 3 protocols that have to be followed: wearing a mask, that is masking, washing hands, and of course social distancing. Besides that, what has your struggle and fight against COVID-19, all these months, what has it taught you, and what are the new initiatives that your organization is undertaking? डॉक्टर नंदा, इससे पहले आप रुकमा के सवाल का जवाब दें। मेरे ख्याल से रुकमा, हमारे साथ एक कॉलर थे राजकुमार पटना से। राजकुमार जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, पूछिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो अनलॉक की प्रक्रिया मैम शुरू हो चुकी है जी, हम लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, आना जाना रहता है, कार्यालय में भी बहुत सारे कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा क्या उपाय किया जाए मैम कि जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके, क्योंकि डेली ऑफिस जाना आना रहता है। उसका प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है जिससे कि आदमी पहले समझ जाए कि नहीं ये समस्या है? बिल्कुल। और दूसरा एक मेरा प्रश्न है मैम कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं वे तो ज्यादा प्रिकॉशन रखते नहीं हैं। ये मेरे 2 प्रश्न हैं मैम। जी, डॉक्टर नंदा आपके पास आएंगे सवाल के साथ, ब्रीफली अगर आप इसका जवाब दें। मैडम, ऐसा है कि जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं या बैंक्स में जो काम कर रहे हैं, उनके पास में बहुत सारे लगभग पब्लिक आएगी और उनको जो फाइलें, जैसे फाइलें आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं या बैंक में नोट आ रहे हैं, उनको वो जो यूज करते हैं, तो बैंक्स वाले तो अच्छे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। वो बैंक की जो करेंसी आती है उसको सेम डे नहीं नेक्स्ट डे उसको यूज में लेते हैं, मशीनों से गिन के और उस तरह से यूज में लेते हैं। पर ऑफिसेज के अंदर जो फाइल से पब्लिक से डील कर रहे हैं, जो कॉमन पब्लिक के लिए जो डील करते हैं, तब तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग Right, Dr. Nanda, we will be back with you in a short while from now, and also Drs. Mishra and Dr. Bhandari. But now we have to go across to our correspondent Ashwini Mishra to tell us more about the preparations that are being made for the Prime Minister's visit on the 5th of August. Well, Ashwini, if you can hear me. Right, what can you tell us about the kind of preparations in place in Ayodhya there?
जी रुकमा, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन 5 अगस्त को जो होना है उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। वो तकरीबन 2 बजे यहाँ राम जन्मभूमि परिसर में पहुँचे हैं और इस समय वो वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हो रही तैयारियों का, भूमि पूजन की तैयारियों की खुद वो समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ स्थलीय सत्यापन कर रहे हैं, खुद जो मौके का मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद यहीं पर जहां मैं खड़ा हूँ, ये कारसेवकपुरम है, ये पूरी तरीके से आप समझे तो जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से ये केंद्र बिंदु रहा है समूचे राम मंदिर आंदोलन का। कारसेवकपुरम में आएंगे, यहाँ पर तकरीबन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के न्यासियों के साथ जो यहाँ पर अयोध्या में उपस्थित हैं, उसके अलावा तकरीबन 30-35 प्रमुख संतों के साथ वो बैठक करेंगे। क्या कुछ विधान से क्या कुछ पूजा अर्चना और भूमि पूजन की तैयारियां होंगी, क्या कुछ उनके अपने मंतव्य हैं, क्या कुछ अन्य आयोजन और प्रयोजन के जो विशेष कार्यक्रम हैं, उन सब पर वो गहन विचार विमर्श करेंगे, सभी पक्षों को सुनेंगे और यहाँ पर साधु संतों से बैठक के बाद वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, उनके साथ एक वो अलग से बैठक करेंगे। अभी अगर बात करें तो वो एयरपोर्ट जब पहुंचे तो यहाँ के प्रभारी जो मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, उन्होंने उनकी अगवानी की है। यहाँ का कारसेवकपुरम में खुद यहाँ के सांसद लल्लू सिंह जी, उसके अलावा यहाँ के महापौर, यहाँ के स्थानीय विधायक, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्थानीय प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों के साथ साथ वो साधु संतों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे और आगे की पूरी खाका, वो पूरा का पूरा खाका तैयार स्पष्ट तरीके से करेंगे कि किस तरीके से ये जो महाआयोजन होना है, जो प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन होना है, इसको किस तरीके से यादगार एवं ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि वर्षों की शताब्दियों की लोगों की आकांक्षा पूरी होने जा रही है तब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से 5 अगस्त को शुरू हो जाएगा। रुकमा जी, अश्विनी, मैं ज्योतिका हूं और आपसे एक सवाल करना चाहूंगी इसी सिलसिले में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ऐतिहासिक ये जो कार्यक्रम है ये बनने वाला है, ऐसे में एक एक चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही संजीदा तरीके से देखा जा रहा होगा। किस तरह से आप इस वक्त माहौल भी देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों में किस तरह का माहौल है, क्या एक फीलिंग है, क्या जज्बा है? ज्योतिका, अगर देखें तो जिसको कहते हैं शताब्दियों की आकांक्षा लोगों की पूरी होने वाली है, जो कोसलपुर है, जो अवध क्षेत्र है, जो ये समूचा पूर्वांचल है या फिर कहें कि समूचा हिंदुस्तान, उसके लिए एक बहुत बड़ी ये मुराद पूरी, मनमांगी मुराद पूरी होने जैसी है और सपने के साकार होने जैसा और ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह होंगे। ये हमारी पीढ़ी के लिए, मौजूदा पीढ़ी के लिए और वर्तमान हमारे पुरखों की जो कि अन्य लोग जो नहीं है लेकिन इस आंदोलन से जुड़े रहे ऐसे लोग भी, उनके लिए भी ये ऐसी स्थितियां होंगी कि जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से लोग लालायित थे, आशान्वित थे, लोग प्रयासरत थे, लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। वो संघर्ष जो है आंदोलन के रूप में भी हुआ, राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी हुआ, एक लंबा कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अदालती फैसला भी आया और जब ऐतिहासिक फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का आया तो अब वो क्षण आया है जिसका इंतजार वर्षों से, शताब्दियों से लोगों को था। तकरीबन 500 वर्ष का अगर देखें ज्योतिका, ये पूरा का पूरा संघर्ष बताया जाता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का रहा। अब वो क्षण आएगा 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। औपचारिक रूप से भूमि पूजन करने के जो विधि विधान और परंपराएं हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित की जाएंगी। वैदिक रीति रिवाज से, सनातन संस्कृति से, वास्तु के आधार पर जो गृह पूजन जिस तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीके से जो परंपराएं हैं उनको अनुष्ठान उनके हिसाब से किया जाता है, तो वो सब होगा। और ये प्रक्रिया अभी तक जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं, ट्रस्ट के लोग, वो कह रहे हैं कि 3 तारीख से औपचारिक रूप से अन्य जो कार्यक्रम है वो शुरू होंगे। 5 तारीख को स्पष्ट तरीके से अभी आधिकारिक रूप से बताया जाना अभी अपेक्षित है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 12:15 पर जो अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो उसी समय ये भूमि पूजन का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से होगा। और ये यादगार ही नहीं होगा, युगांतकारी भी होगा, ऐतिहासिक भी होगा और युगों युगों तक ये सनातन संस्कृति में स्मरण रखा
रखा जाएगा, इसलिए रखा जाएगा कि इसके लिए अनेकानेक लड़ाइयां तो लड़ी ही गई, अब जाकर ये सपना साकार हो रहा है। ज्योतिका। Right, Ashwini, as you just said, it's a dream come true for many who have fought for this very moment. The Bhumi Pujan, which is, it is expected that 150 to 200 people will attend. Maybe the numbers would have been much higher if these had not been COVID times. But are there any special preparations in place that have been put in order to ensure that all the precautions that have to be maintained, continue to be maintained, despite this being such an important event for crores of people in the country? जी रुकमा, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की स्थितियां हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए कोरोना के जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार द्वारा, उसका अनुपालन सुनिश्चित, अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए उन्हीं सब तैयारियों के दिशा निर्देश के लिए खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सीमित लोगों की उपस्थिति में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो नितांत अपेक्षित और नितांत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्हीं की मौजूदगी में अंतिम लिस्ट अतिथियों की और साथ ही साथ वहाँ मौजूद व्यक्तियों की बाद में जारी की जाएगी। संख्या कितनी होगी इस पर अभी जो है अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा महामारी के परिदृश्य में एक सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरे अच्छे सही तरीके से सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो। क्योंकि अगर देखें तो अब धीरे धीरे जो स्थितियाँ जो हैं पूर्वांचल की हैं, वो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो अन्य आसपास के ज़िले हों, यहाँ पर कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अभी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए उसे सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश देने के लिए और अन्य तैयारियों का ही जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये विधि विधान से तो संपन्न हो ही, साथ ही साथ जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन किया जाए। और हाँ, लोगों की संख्या तादाद कतई ज़्यादा नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सके तो इसके लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था अयोध्या में की जाएगी कि बड़ी बड़ी LED स्क्रीन के जरिए लोग अपने घरों में भी, चौराहों पर भी, अन्य जगहों पर देख सके। और साथ ही साथ हम दूरदर्शन के जरिए इसका सीधा प्रसारण होगा ही, तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से लोग अपने घरों में बैठ के साक्षी बने इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक क्षण का। बिल्कुल अश्विनी, आस्था को रोकना बहुत मुश्किल होता है और लोगों में जिस तरह की आस्था है इस स्थान को लेकर, इस घड़ी को लेकर, इस मोमेंट को लेकर, उसे रोक पाना भी बहुत मुश्किल है। तो जाहिर तौर पर जो जितने भी अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त उनके कंधों पर। निश्चित तरीके से अगर देखें तो जिस तरीके से मौजूदा स्थितियां हैं, जिस तरीके से महामारी की चुनौतियां हैं, जिस तरीके से लोगों की आस्था का भी सैलाब उठेगा, लेकिन उन परिस्थितियों पर भी काबू पाते हुए इस ऐतिहासिक क्षण को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बेहद ही स्वीकार योग्य चुनौती होगी और उसको सकुशल वो संपन्न कराएंगे भी। हाँ, ये मान के चलें कि जो अयोध्या का क्षेत्र है या जो फैजाबाद का क्षेत्र है, यहाँ अभी कोरोना संक्रमण या इस तरीके की स्थितियाँ अभी बहुत ज़्यादा भयावह नहीं है, सामान्य है, पूरी तरीके से काबू में है और हर तरीके से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। खास करके अगर देखें तो पूरी अयोध्या में हज़ारों की संख्या में मठ हैं, महंत हैं, साधु हैं, संत हैं। कहीं से भी अभी तक इस तरीके से कोई खबर नहीं आई है कि जो गणमान्य महंत हैं या अन्य लोग हैं वहाँ पर किसी तरीके का संक्रमण हुआ हो। तो ये आप माने कि चुनौती तो है, चुनौती प्रशासन के सामने भी है, चुनौती लोगों के सामने भी है, लेकिन उत्साह भी है और वो साथ ही साथ संकल्प भी होगा कि किस तरीके से हम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, किस तरीके से महामारी से अपना बचाव करते हुए इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को विधि विधान और परंपरागत तरीके से सकुशल संपन्न कर सके। और वही सुनिश्चित करने के लिए खुद आज योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं और दिशा निर्देश भी देंगे और इसको सकुशल संपन्न होने के सभी कार्य संपन्न भी कराए जाएंगे। Right, we had received information that the rituals ahead of the grand August 5th ceremony, they would continue for around 3 days. How true is that information, Ashwini? And also that the foundation stone is actually a 40 kg silver brick. Could you tell us more about this? रुकमा, देखिए, जिस तरीके से घर बनता है, जिस तरीके से कोई भी आप निर्माण कार्य करते हैं तो उसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है। शिलान्यास पहले मंदिर का हो चुका है,
अब उस जगह का भूमि पूजन होगा, नींव की ईंट रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को तकरीबन 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में, जिस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन अन्य अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ लोग ये बता रहे हैं कि 3 तारीख से शुरू होंगे, 3, 4 और 5। प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री के कर कमलों से 5 तारीख को होगा, लेकिन भूमि पूजन, स्थल का चौड़ीकरण और समतलीकरण तो प्रशासन द्वारा किया ही जा रहा है, लेकिन पवित्रीकरण जिसे कहा जाता है, स्थल का पवित्रीकरण होगा। पवित्रीकरण के अलावा जो रामचरितमानस के पाठ का अनुष्ठान होगा, जो विधि विधान से अन्य यहाँ पर परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन किया जाएगा। और एक सरल शब्दों में मैं ये कहूँ कि जैसे हम पृथ्वी माता पर फावड़ा चलाते हैं तो हम एक बार उसके पहले क्षमा मांगते हैं कि माता, हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं, लेकिन हम आपको कष्ट पहुंचाकर, हम आपको भेद कर हम ये निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं। तो हमारी कितनी महान संस्कृति है इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये जो पूजन का कार्यक्रम होता है, चाहे वो भूमि पूजन हो, चाहे वो स्थल का पूजन हो, वो इसीलिए होता है कि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। गौरी गणेश का भी पूजन होगा, वो 3-4 के जो अनुष्ठान है उन सब में होंगे। और 5 का जो प्रमुख अनुष्ठान होगा उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो अनेक विद्वत परिषद और पुरोहित परिषद के देश भर के जो प्रकांड विद्वान हैं उनकी उपस्थिति में काशी के भी विद्वान होंगे, कहा जा रहा है कि मथुरा के भी विद्वान होंगे, वाराणसी के भी आचार्य होंगे, प्रयाग के भी आचार्य होंगे, अयोध्या के भी संत महंत होंगे। तो जो शिल्प और वास्तु का जो अनुष्ठान होता है वो सभी लोगों के विशेषज्ञों और महात्मा लोगों की उपस्थिति में वो सब किया जाएगा और ये प्रकरण पूरा चलेगा। तो सबसे बड़ा आकर्षण होगा प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा भूमि पूजन। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास जी जो हैं वो 40 किलो का एक शिला देंगे, एक ईंट देंगे, उसको भी रखा जाएगा। अन्य चीज़ें भी हैं, लेकिन विस्तृत और आधिकारिक जो कार्यक्रम होगा वो अभी घोषित किया जाना बाकी है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये भव्य होगा, दिव्य होगा, ऐतिहासिक होगा, युगांतकारी होगा और युगों युगों तक स्मरणीय होगा। बिल्कुल इस महाआयोजन के लिए करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी, लौटते रहेंगे आपके पास इस पर और जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक कर लेते हैं फिर हमारे डॉक्टर्स के पैनल की ओर। डॉक्टर संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजन नंदा हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजीव मिश्रा, वक्त काफ़ी कम हो गया अब हमारे पास, ब्रीफली चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को आज के वक्त में? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है और आगे भी काफ़ी समय तक चलेगी। तो इसमें इतनी जल्दी किसी से हार ना माने और इसके लिए जो भी प्रयास गवर्नमेंट जितनी कर रही है, लोगों को खुद उतनी प्रयास करना है। तो 3 मेन चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स। और तकलीफ बीमार है तो डॉक्टर को टेस्ट कराएं, जाकर के दिखाएं और टेस्ट कराएं। ये चीज़ करना आवश्यक है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे पर इससे बहुत चिंतित और परेशान ना हो और हिम्मत ना हारें और हौसला बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर सुधीर भंडारी आपके पास आएंगे। यस मैम, मैं यही वापस रिटरेट करना चाहूंगा कि फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, बट एट द सेम टाइम हम इस कोविड कंटेनमेंट प्रोग्राम में तभी सक्सीड कर पाएंगे आप लोगों का कंट्रीब्यूशन और भागीदारी पब्लिक एट लार्ज का रहे। तीसरा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये मेंटेन करेंगे प्रिकॉशंस तो बिकॉज ऑफ न्यू मॉडलिटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, सिल्वर लाइनिंग इज दैट, खुशी की बात यह कि अब हमारी रिकवरी रेट को हम काफी कंटेन कर पाएंगे। बट आप लोग प्रोटेक्शन इतना रखें कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी पूरा हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करें, तब तक हमको इसको आगे कुछ महीनों या और उससे भी आगे तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिल्कुल। डॉक्टर राजन नंदा आपके पास भी आएंगे। अब कोरोना के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है और इसके साथ जिस तरह के एहतियात वो बरत रहे हैं, जाहिर है हम ये जंग जल्दी जीत लेंगे। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा अपन SMS का ध्यान रखें। फर्स्ट S will stand for social distancing, M will stand for masking and third word S will stand for sanitation. It may be sanitizer, it may be washing with the soap. इन चीजों का पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी जब तक कभी भी कोरोना को अपन अच्छी तरह जीत नहीं पाएंगे। मेरी वंस अगेन पब्लिक से बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान
जो गाइडलाइंस दे रही हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करें। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर राजनंदा आपने एसएमएस एक ये जो शब्द दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एसएमएस के मायने थोड़े बदल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का, आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thanks very much to all our guests and also to our viewers for calling in, and we'll be back again tomorrow and at this time, and we expect more calls. Thanks so much for joining us. Namaskar. नमस्कार।